गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्व मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, है ना। इसके बारे में हम जानेंगे। उस समय धर्म और दर्शन की स्थिति क्या थी, तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व मौर्य काल के बारे में जानने के क्रम में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भौतिक जीवन की। और भौतिक जीवन के अंतर्गत जो साक्ष्य मिले हैं, है ना, कौन से साक्ष्य मिले हैं? मृद भांड, मिट्टी, मृद भांड, इनके बारे में जानेंगे। हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है पूर्व मौर्य काल के बारे में? जो साक्ष्य मिले होंगे, पुरातात्विक साक्ष्य, उनसे जानकारी मिल रही है। तो मृद भांड, भांड का अर्थ क्या है? बर्तन। मृद से मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, छोटे बड़े अलग अलग आकार के होंगे। ये जो मृद भांड है पूर्व मौर्य काल में के मृद भांड जो मिले हैं, कैसे हैं? उत्तरी काला, पॉलिशदार, उस पर पॉलिश भी है, पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन, मृद भांड। इंग्लिश में इसके कहेंगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए NBPW। ये जो मृद भांड हैं जो मिले हैं साक्ष्य के तौर पर, ये बहुत अधिक चिकना है, चिकने होते हैं। चिकना समझते हैं ना? वैसे ही चिकना और चमकीला, चिकना और चमकीला है। इसकी बनावट कैसी है? बहुत ही अच्छी है। इनसे पता चलता है, जो मृद भांड मिले हैं, कि इनका उपयोग भोजन पात्र के रूप में किया जाता रहा होगा। किस रूप में? इनका उपयोग भोजन पात्र के रूप में किया जाता रहा होगा। साथ ही साक्ष्य के तौर पर लोहे के उपकरण भी मिले हैं। क्या मिले हैं? लोहे के उपकरण भी मिले हैं। वहीं पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो मृद भांड हैं ये पूर्व मौर्य काल में मिले हैं। इससे पहले जो उत्तर वैदिक काल है, फिर ऋग वैदिक काल है ना, प्रारंभिक ऋग वैदिक काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या उसमें मृद भांड मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। तो हम उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में जो मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो कैसे थे? चित्रित, पेंटेड थे, है ना, धूसर ग्रे कलर के मृद भांड। मृद भांड से स्पष्ट है मिट्टी के ही बर्तन है। पेंटेड इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि इंग्लिश में ना लिखने से वहां पर एग्जाम में कंफ्यूजन होने लगता है। PGW से शॉर्ट फॉर्म है। तो उस समय उत्तर वैदिक काल में जो मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, वो कैसे हैं? पेंटेड ग्रे हैं। और इससे पहले ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, इस समय जो मृद भांड मिले हैं उसे कहते हैं, कौन से? उनका नाम क्या है? गौरिक चित्रित मृद भांड। कई बार सिर्फ नाम पूछ लिया जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो मृद भांड थे उनके नाम क्या है, तो गौरिक चित्रित मृद भांड। या कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी दे देते हैं, जैसे कि PGW, NBPW, और ये गौरिक चित्रित मृद भांड। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओक्रे कलर्ड पॉटरी, है ना, OCP। ओक्रे मीन्स गेरू, गेरू के रंग से रंगे हुए जो मृद भांड है वो कैसे हैं? गेरू के रंग से कलर किया गया है, उसे गेरू से किया गया है ना। और गेरू तो हम सभी जानते हैं, आज भी गेरू शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है। इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस समय जो मृद भांड है वो कौन से हैं? कैसे हैं? काले और लाल रंग के मृद भांड हैं, जिन पर चित्रकारी है।
जिन पर चित्र काटी है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में के जो मृदभांड है वो कैसे है, काले और लाल है। ऋग्वैदिक काल के गेरु चित्रित मृदभांड है ना, पॉटरी है। और उत्तर वैदिक काल की चित्रित धूसर मृदभांड है, पेंटेड ग्रेवेयर है। और पूर्व मौर्य काल के जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड। मतलब इन मृदभांडों में जो पूर्व मौर्य काल के हैं उन पर पॉलिश भी है, पॉलिश्ड है। वो कैसे पॉलिश्ड हैं, जो पिछले जितने भी प्राप्त हुए हैं उनसे बेहतर हैं, उनसे बेहतर हैं। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पर हमने एक साथ देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक व्यवस्था को। पूर्व मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में हम क्या देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज कैसा था। जैसे आपने उत्तर वैदिक काल में देखा था ना, जो सामाजिक व्यवस्था थी क्या थी, वही व्यवस्था आगे बढ़ती है। हम पूर्व मौर्य काल में देखते हैं उसी व्यवस्था को, लेकिन उस व्यवस्था में जो बदलाव होते हैं हम उन्हें देखेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा रिवाइज करते चलेंगे कि साथ साथ व्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है ना। तो समाज पितृसत्तात्मक था, बिल्कुल। समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक समाज था। आप देखेंगे महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे के इतिहास में बढ़ेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही समाज जो है 4 वर्णों में बटा था, या आप कह सकते हो क्या वर्ण व्यवस्था थी। हाँ, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई थी ना, तो वर्ण व्यवस्था उसी समय हो गई थी। तो पूर्व मौर्य काल में स्पष्ट तौर पर वर्ण व्यवस्था थी, दिख रहा था। तो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन से 4 वर्ण, 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समय पूर्व मौर्य काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ये वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा जटिल और कठोर हो गई थी। क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा जटिल और कठोर हो गई थी, जिससे लोगों के बीच आम जीवन में क्या होने लगा था, असंतोष बढ़ने लगा था या तनाव बढ़ने लगा था। जो उस समय आप देखते हैं पूर्व मौर्य काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पनपने का अवसर मिलता है। बौद्ध धर्म तो पूरी तरह से पूर्व मौर्य काल में ही उदय होता है और जैन धर्म पहले से था। ठीक है, लेकिन जैन धर्म का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार, उसका जो विकास है वो इसी समय में होता है। और इस समय जो घर हुआ करते थे वो कैसे थे, लकड़ी के घर हुआ करते थे। और लकड़ी के घर होने के कारण क्या होगा, वो एक समय के बाद नष्ट हो जाएंगे। लकड़ी तो डिकम्पोज हो जाती है ना आसानी से, तो आसानी से नष्ट हो जाएंगे। पटना में लकड़कोट मिला है। लकड़कोट क्या है, यहाँ पर लकड़ी के बाड़ाबंदी समझते हैं, चारों तरफ से एक तरह से घेरना, लकड़ी से घेरना का पहला उदाहरण है। यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। तो वर्ण व्यवस्था आपने जाना कि सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था थी, साथ ही आश्रम व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। हमने उत्तर वैदिक काल में ही जाना था आश्रम व्यवस्था के बारे में, बहुत अच्छे से जाना था, है ना। तो आश्रम व्यवस्था भी थी, ये टिक बता रहा है कि थी। ठीक है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसी समय पूर्व मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत छुआछूत भी देखने को मिलता है। छुआछूत भी देखने को मिलता है। तो जो छुआछूत है ये पूर्व मौर्य काल की देन है। पूर्व
मौर्य काल की देन है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है बहुत बेहतर तरीके से कि छुआछूत जो है किस काल की देन है, तो पूर्व मौर्य काल की देन है। इसी समय ये संकल्पना, ये व्यवस्था देखने को मिलती है जैसे छुआछूत। ब्राह्मण क्या करने लगे थे, शूद्रों के संपर्क से परहेज करने लगे थे। तो दिखता है कहीं ना कहीं छुआछूत की संकल्पना यहाँ पर उजागर होती दिख रही है ना। लिख सकते हैं आप, ब्राह्मण शूद्रों के संपर्क से परहेज करने लगे थे, दूर रहने लगे थे, है ना। और शूद्रों को क्या कहा गया था, आपने उत्तर वैदिक काल में भी जाना था कि पहले यहाँ पर जान ले, दास है, शिल्पी है, कृषि है, मजदूर के रूप में, दास के रूप में, शिल्पी के रूप में, कृषि के रूप में, है, मजदूर के रूप में क्या करना है शूद्रों को, द्विजों की सेवा करनी है। किसकी, द्विजों की। द्विज किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन से लोग आएंगे, द्विज की सेवा करने को कहा गया। द्विज के अंतर्गत आएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। हिंदी में लिखूं, लिख देती हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये इनकी सेवा करने को कहा गया है ना। हमने क्या जाना था, शूद्रों को किससे वंचित कर दिया गया है, उपनयन संस्कार शूद्रों का नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार किया जा सकता है, और ये लोग का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार क्या है कि पढ़ाई के लिए, शिक्षा की ओर जाना, है ना। जब पढ़ने के लिए जाते थे तो कैसे उपनयन संस्कार होता था, फिर पढ़ने के लिए जाते थे तो शिक्षा की तरफ जाना। ठीक है, एक आध्यात्मिक अनुशासन का जीवन शुरू होता था। लेकिन शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार नहीं था, वो शूद्र उपनयन संस्कार नहीं कर सकते थे। तो उपनयन संस्कार नहीं होगा तो पढ़ाई भी नहीं होगी, शिक्षा भी प्राप्त नहीं होगी, है ना। शिक्षा भी प्राप्त नहीं होगी इन्हें। धार्मिक जीवन से भी इन्हें दूर रखा गया, वेद अध्ययन से भी इन्हें दूर रखा गया। इसके अतिरिक्त पूर्व मौर्य काल में देखेंगे कि संस्कारों की स्थापना हुई। किसकी, संस्कारों की। संस्कार जानते हैं, आपने सुना होगा 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। ये संस्कार व्यक्ति के जन्म से पूर्व, जब गर्भ धारण होता है वहां से शुरू होता है। दैट इज, ये संस्कार कौन सा होगा, गर्भाधान संस्कार, पहला संस्कार है ना। यहां से शुरू होकर से लेकर कहां तक, मृत्यु तक, मृत्यु तक जो संस्कार है, कुल कितने हैं, 16 संस्कार है। मृत्यु पर कौन सा संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार। ठीक, तो इसके बीच में कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार है। ये जो संस्कार हैं ये किस पर आधारित है, कर्मकांड आधारित है। संस्कार कर्मकांड आधारित है। कर्मकांड समझ रहे हैं आप, आपने उत्तर वैदिक काल में बहुत अच्छे से समझा था। कर्मकांड करना है, संस्कार करने हैं, जो संस्कार जो कि कर्मकांड आधारित है, अर्थात लोगों को एकत्रित करना होगा समूह में, उन्हें खिलाना पिलाना होगा। जैसे आप फंक्शन करते हैं ना, वैसे ही खिलाना पिलाना होगा, ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, उन्हें दान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी। तो ये क्या है, कर्मकांड आधारित है। और इसका अंतिम रूप से दबाव किस पर जाएगा, आम लोगों पर। भाई जिसके घर में सपोज करिए बच्चे ने जन्म लिया, वहां से संस्कार
शुरू होते हैं और आगे 16 संस्कार चलेंगे। तो जो अभी माता पिता बने हैं, सोचो उनके ऊपर ये दबाव आएगा, तो कौन परेशान होगा? आम लोग। और ये संस्कार जो कर्म कांड आधारित हैं, पूर्व मौर्य काल में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। बहुत अधिक लोग इन संस्कारों से, इन कर्म कांड आधारित जो संस्कार है उनसे परेशान होने लगे थे, क्योंकि अंतिम रूप से दबाव लोगों पर आ रहा था, जिसके कारण जो बौद्ध और जैन धर्म है इनके लिए परिस्थितियां बनती है, क्योंकि ये दोनों धर्म जो है क्या है, मध्यम मार्गी हैं, उदार हैं, कर्म कांड की बात नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा? लोगों को राहत मिलेगी। ये बहुत ही बढ़ गए थे, ये बहुत जटिल हो गए थे और कठोर, और ऐसा लगता था जैसे कहीं ना कहीं अनिवार्यता है, करना ही करना है। तो इससे जनता क्या होने लगी थी? परेशान होने लगी थी, जनता में असंतोष आने लगा था, जो बौद्ध और जैन के लिए अनुकूल स्थितियां बनाता है। इसी समय पूर्व मौर्य काल में अगर सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो विवाह संस्कार, आप 16 संस्कार जो जान रहे हैं उसमें से एक विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार तक, गर्भाधान से लेकर विवाह संस्कार जो है, यहाँ तक 15 संस्कार हो चुके होते हैं। ये क्या है? 15वां संस्कार है। इसके बाद लास्ट क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार। क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार। तो इसी समय जो है पूर्व मौर्य काल में विवाह संस्कार की भी देखने को मिलते हैं। विवाह संस्कार और विवाह भी 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो 8 प्रकार में से कुछ मान्य होंगे और कुछ अमान्य होंगे। कुछ मान्य है विवाह और कुछ अमान्य है। जैसे 4 मान्य है और 4 अमान्य है विवाह। फर्स्ट है ब्रह्म विवाह। इस विवाह में उपहार देने की परंपरा नहीं है, कि है? इस विवाह में उपहार की परंपरा है। ब्रह्म विवाह में इसमें वर और वधू के विवाह किया जाता है और उपहार भी दिया जाता है। दूसरा विवाह है प्रजापत्य विवाह। ये भी ब्रह्म विवाह की तरह ही है, लेकिन इस विवाह में उपहार नहीं दिया जाता। ये मूलभूत अंतर है दोनों में। थर्ड है दैव विवाह। दैव विवाह, इसमें जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित होता है उसी से कन्या का विवाह कर दिया जाता है। कन्या के पिता के द्वारा उसको या अपनी पुत्री को, यज्ञ के पुरोहित को, उससे के साथ क्या किया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। दैट इज दैव विवाह। और फोर्थ है आर्ष विवाह। कौन सा विवाह? आर्ष विवाह। इस विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल देकर विवाह किया जाता है। दैट इज आर्ष विवाह। ये 4 विवाह मान्य है। अमान्य विवाह के अंतर्गत कौन से विवाह आएंगे? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह ये दूसरा है असुर विवाह। गंधर्व विवाह एक तरह से प्रेम विवाह है आज के समय का, लेकिन गंधर्व विवाह में एक, आप कह सकते हैं, एक फैक्टर है जिससे आकर्षण की ओर ना बढ़कर विवाह करें, गुणों से प्रभावित होकर क्या करें? विवाह की बात की गई है इसमें गंधर्व विवाह में। असुर विवाह की बात करें तो कन्या को खरीद कर विवाह जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, इसके बाद क्या है? कौन सा विवाह? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इसमें कन्या का अपहरण करके जो विवाह किया जाता है उसे कहते हैं राक्षस विवाह। ज्यादातर क्षत्रिय राक्षस विवाह करते हैं, आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट है पिशाच विवाह। इन सब में सबसे खराब अगर कोई विवाह है तो है पिशाच विवाह। ये सबसे खराब विवाह है। क्यों खराब है? इसलिए क्योंकि इसमें
क्योंकि इस विवाह में कन्या के साथ संबंध बनाकर या उसे असहाय स्थिति में संबंध बनाकर उसके साथ नशे में रख कर उसके साथ जो विवाह किया जाता है दैट इज पिशाच विवाह। इसलिए ये विवाह क्या है, सबसे खराब माना गया है। तो इस समय पूर्व मौर्य काल में आपने जाना विवाह संस्कार की भी स्थापना हो गई थी, जिसमें से 4 विवाह मान्य थे और 4 अमान्य थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस समय पूर्व मौर्य काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी। अगर अर्थव्यवस्था को देखेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो पाएंगे कि इस समय कृषि बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि हमने उत्तर वैदिक काल में जाना था जो आर्थिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस समय लोहे के औजारों का प्रयोग होने लगा था, है ना? लोहे के औजारों का प्रयोग या लोहे का प्रयोग कृषि में किया जाने लगा था, जिससे कृषि बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये अर्थव्यवस्था में कृषि जो है आगे पूर्व मौर्य काल में भी उसी तरह से हो रही है और बेहतर तरीके से कृषि संचालित हो रही है। कृषि अच्छी है तो फसल उत्पादन अच्छा होगा, है ना? फसल उत्पादन अच्छा से जब आप कह रहे हो, इसका मतलब आपके अपने परिवार के लिए या देश के लिए जो अनाज चाहिए जितना उतना तो उत्पन्न हो ही रहा है, उसके अतिरिक्त अनाज उत्पादन हो रहा है। मतलब अनाज क्या है? अतिरिक्त है। अतिरिक्त से तात्पर्य अधिशेष है ना? और जब अनाज अधिशेष होगा तो क्या करेंगे? उसको रखना पड़ेगा। रखने के लिए क्या चाहिए? मृद भांड चाहिए, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना? पहले पढ़ चुके हैं। और अधिशेष अनाज का क्या किया जाएगा? फिर व्यापार भी किया जाएगा। ठीक है, कृषि के संदर्भ में ही देखेंगे कि जब कृषि की जा रही है तो पशु बलि, पशुओं की भी आवश्यकता होगी। पूर्व मौर्य काल में हम देखते हैं कि पशु बलि बहुत बढ़ गई थी बढ़ गई थी और इसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने क्या कहा कि पशु बलि नहीं करनी है, मतलब हिंसा नहीं करना है, मीन्स अहिंसा की बात की उन्होंने, जिससे पशु बलि रुक गई या कम हो गई। रुक गई पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक बड़े स्तर पर कम हो गई। जब कम हो गई तो कृषि के क्षेत्र में इन पशुओं का योगदान बढ़ा, और जब योगदान बढ़ा, कब पशुओं की आवश्यकता होती है? जब खेत में जुताई करनी होती है तो आवश्यकता होती है। अगर बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाएगी तो फिर कृषि के लिए या उस कृषि के लिए वो जो जुताई की प्रक्रिया है उसमें कैसे पशु उपलब्ध होंगे? नहीं होंगे। तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा। यदि हिंसा कम होगी, पशु बलि कम होगी, तो अपने आप कृषि और अच्छे से उत्पादन उसमें बढ़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं पूर्व मौर्य काल में पशु बलि बहुत बढ़ गई थी। यहीं पर बात जो मैंने आपको बताया जैन और बौद्ध को, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती है, जो कहते हैं अहिंसा की बात करते हैं। जैन धर्म तो और भी स्ट्रिक्ट है, जो कृषि की भी बात नहीं करता है, क्योंकि पौधे आप जब निकालते हैं, उनका मानना है तो पौधे के नीचे जो जड़ का भाग है वहां पे जो जीव जंतु या कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं वो भी जीवन है, तो उसे भी वो नष्ट नहीं करना चाहते हैं। जैन धर्म और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, और अगर बात करें किसकी? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो हम पाएंगे कि इस समय कर व्यवस्था थी, कर लिया जाता था पूर्व मौर्य काल में, बिल्कुल लिया जाता था, क्योंकि हमने उत्तर वैदिक काल में क्या देखा था? कर की व्यवस्था थी। हाँ, भू राजस्व लिया जाता था, उसके लिए अधिकारी भी नियुक्त था, जिसे क्या कहते थे? भाग दूध कहते थे। तो इस समय भी पूर्व मौर्य काल में भी कर लिया जाता था। कर से क्या कोई मुक्त था? हाँ, कर से मुक्त थे कुछ लोग। कौन से लोग थे वो जो कर से मुक्त थे? योद्धा और पुरोहित, ये कर से मुक्त थे। तो कर का बोझ किस पर पड़ रहा था? कौन लोग कर चुका रहे थे उस समय? किसान, वैश्य। जब आप योद्धा और पुरोहित कह रहे हैं तो इसमें 2 ऊपर के वर्ग बच गए ना पूरी तरह से। पुरोहित मीन्स ब्राह्मण, योद्धा क्षत्रिय, है ना?
अब कर कौन दे रहा है? किसान दे रहे हैं, वैश्य दे रहे हैं और गृहपति। गृहपति कौन होते हैं? धनी किसान को गृहपति कहते हैं थे, है ना? धनी किसान गृहपति कहलाते थे। इसके अतिरिक्त कर की व्यवस्था कुछ इस तरह से थी। बोझ किस पर पड़ रहा था ये भी आपने जान लिया। तो कर तो दिया जा रहा था, है ना? किसानों को कई बार राजा के यहाँ क्या करना पड़ता था? बेगार भी करना पड़ता था। इसी समय पूर्व मौर्य काल में माप तोल के लिए रेखाओं जो भूमि है उसका सीमांकन करने के लिए कुछ सूत्र लिखे गए, जैसे सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र आपको याद होगा, पूर्व मौर्य काल को सूत्र काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूत्र इस समय सूत्रों की रचना हुई है, कई सूत्रों की रचना हुई है, इसीलिए इसको सूत्र काल भी कहते हैं। ये क्या है सूत्र? सुलभ सूत्र क्या है? सूक्ष्म मापन विषयक ग्रंथ है। मापन से संबंधित ग्रंथ लिखा गया है, जिसकी मदद से, इस सूत्र की मदद से भूमि का सीमांकन किया गया। आसानी से लेखा जोखा रखना आसान हुआ। भूमि कितनी है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई है, ये सब इसमें बताया गया है। कैसे किया जाना चाहिए वो सब बताया गया है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के स्तर पर अगर देखेंगे तो पूर्व मौर्य काल में एक बहुत बेहतर व्यवस्था उभर कर आई। वो क्या थी? धातु मुद्रा का प्रचलन देखने को मिला, वो भी बड़े पैमाने पर। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है पाली ग्रंथों से। पाली ग्रंथ किसकी भाषा पाली है? बौद्ध धर्म की या जैन धर्म की? बौद्ध धर्म की। ठीक है। धातु मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है। धातु मुद्रा है अर्थात मुद्रा धातुओं के सिक्के हैं। क्या है? सिक्के, धातु सिक्के। धातु सिक्के ज्यादातर किसके होते थे? अधिकतर चांदी, ज्यादातर चांदी के होते थे और कुछ तांबे के, है ना? इन्हें क्या कहते थे? ये जो सिक्के हैं धातु मुद्रा जिससे कह रहे हैं, इन्हें क्या कहते थे? इन्हें कहते थे आहत मुद्रा। कैसी मुद्रा? आहत मुद्रा। आहत मुद्रा आहत हो गई है ना? चोट लग गई है उसे, आप कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पंच। इंग्लिश भी देवनागरी में ही लिखा जा रहा है, पंच मार्क्ड। आहत मुद्रा क्यों कह रहे हैं? पंच मार्क्ड अर्थात ठप्पा मारकर बनाए जाने वाली जो मुद्रा होती थी उसे पंच मार्क मुद्रा कहते थे। कौन सी? ठप्पा मारकर। ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा क्या कहलाती थी? आहत मुद्रा। ठीक है। जब ठप्पा मारते थे तो कोई चिन्ह अंकित करते थे? हाँ, जैसे कि पेड़ है, मछली है, हाथी है, या फिर अर्धचंद्र है। ये चिन्ह अंकित किए जाते थे उन मुद्राओं पर। ठीक है। तो इस तरह से पंचमार्क मुद्रा या आहत मुद्रा इस समय प्रचलन में आई। इसी के साथ लिख सकते हैं आहत मुद्रा को सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया? व्यापारियों द्वारा चलाया गया, क्योंकि व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने के क्रम में मुद्रा का प्रयोग व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम व्यापारियों द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? व्यापारियों द्वारा चलाया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर राज्य के स्तर पर मान्यता मिली तो हाँ, नंद वंश में इसे मान्यता मिलती है। सबसे ज्यादा पहली बार आहत सिक्के का प्रयोग जो है नंदवंश ने किया, क्योंकि शुरुआत तो व्यापारियों ने की है ना। मान्यता कौन देगा? नंदवंश के समय दी जाती है और सबसे ज्यादा मौर्य वंश इसका प्रयोग करता है। ठीक है। हमने जाना कि पूर्व मौर्य काल में धातु मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था। धातु मुद्रा का जब प्रचलन शुरू हो गया है, बहुत सारे सिक्के हैं, आहत मुद्राएं प्रयोग की जा रही हैं, हम ये कह सकते हैं
कि पूर्व मौर्य काल का जो समय है वो मुद्रा बाजार का समय है, मौद्रीकरण हो गया था, कह सकते हैं, है ना, जिससे व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ा। और इसके साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। कहाँ से? क्योंकि सिक्के प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ जो आप देखेंगे शिल्पी है और जो वणिक है। शिल्पी कौन? शिल्पी के अंतर्गत कई तरह के लोग आएंगे, जैसे बढ़ई हैं, लुहार हैं, चर्मकार हैं, रंगकार हैं, ये लोग इसके अंतर्गत आएंगे। वणिक जो शिल्पी लोग बनाते हैं, शिल्पकार है ना, जो बनाते हैं उसको बेचने का कार्य करते हैं, बिक्री करते हैं, दैट इज वणिक, व्यापारी। ये लोग जो हैं, जब व्यापार बढ़ा, व्यापारियों ने बड़े स्तर पर आहत मुद्राओं का प्रयोग किया, तो इन लोगों ने अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियां बनाई। क्या बनाया? श्रेणियां। श्रेणियां बनाकर संगठित हो गए। क्या बनाकर? श्रेणियां। तो ये अपने आप में एक व्यवस्था यहाँ पर डेवलप होती है पूर्व मौर्य काल में, दैट इज श्रेणी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? श्रेणी व्यवस्था। श्रेणी व्यवस्था में क्या है? क्या होती है श्रेणी व्यवस्था? उत्पादन, किसी भी वस्तु के उत्पादन से लेकर बिक्री तक, बेचने तक की सभी व्यवस्थाएं एक ही स्थान पर होती हैं। बिक्री तक एक ही जगह पर एक व्यक्ति के नेतृत्व में, एक व्यक्ति के नेतृत्व में वस्तुएं बनाई जाती हैं, बनाकर बेची जाती हैं। वस्तुएं बनाकर बेची जाती हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि वस्तुएं सस्ती होंगी, है ना, अच्छी होंगी या गुणवत्तापूर्ण होंगी। ये तो किसको फायदा है? कंज्यूमर को, जो उपभोक्ता है, आम लोगों को ये लाभ मिलेगा, क्योंकि सस्ती होंगी, अच्छी होंगी, गुणवत्तापूर्ण होंगी। वहीं आप देखेंगे उत्पादन से बिक्री तक की जब बात की जा रही है, तो जैसे मान लीजिए कि सूती वस्त्र का उत्पादन करना है, तो वहीं एक ऐसा स्थान चुना गया है जहां पर पास में ही क्या लगा हुआ है? खेत है, बहुत बड़े स्तर पर लगाया हुआ है ना, वहीं पर खेत में कपास लगाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हैं? समझ लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करते हैं यहाँ पर ये क्या है? ये जो भाग है यहाँ पर बड़ा सा खेत है, ठीक, यहाँ पर कपास लगाया हुआ है, यहाँ से निकाला कपास का, और यहाँ पर उनसे सूत निकाला गया, सूत निकालकर उसे एकत्रित किया गया, रंग किया गया, रंग करके उसे आगे कपड़े बनाए गए। ये क्या बन रहे हैं? यहाँ पर कपड़े बनाए गए, और फिर यहीं आगे कपड़े बनाकर स्टॉल लगाकर क्या किया? बेच दिया गया। तो ये पूरी प्रक्रिया एक जगह पर हो रही है। क्या हो रही है? एक जगह पर। ये जो क्षेत्र है पूरा क्या है? एक जगह, एक वस्तु के उत्पादन के लिए है। चाहे वो सूती वस्त्र कपड़ा बन रहा हो, चाहे वस्त्र वहां बन रहे हो, चाहे औजार वहां पर बन रहे हो ना, तलवारें बन रही हो, ढाल बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, सब एक ही प्रकार की वस्तुएं वहां पर बिक रही हैं। ठीक है, ये क्या व्यवस्था है? श्रेणी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को कहते हैं श्रेणी व्यवस्था। इससे काम करने वाले लोगों को भी बहुत आसानी होती है, खर्च बहुत कम आएगा। अब चूंकि श्रेणी व्यवस्था है, तो श्रेणी प्रमुख भी होगा, किसी न किसी को तो प्रमुख बनाया जाएगा ना, दैट इज श्रेणी प्रमुख। ये श्रेणी प्रमुख, इसके पास अपना, जो भी प्रमुख बनता है श्रेणी का, उसके पास अपना रथ होता है, पताका होती है, यहाँ तक कि उसके पास अपना सैनिक भी होता है, सैनिक दल भी होता है।
जो अपने आप में बहुत सक्षम है। एक तरह से आप देखेंगे जो श्रेणी प्रमुख है, ये मजदूरों से भी काम करवा सकता है, स्वयं कार्य करने के साथ स्वयं तो काम कर ही रहा है, मजदूरों से भी काम करवा सकता है। इसके पास अपनी पताका भी है, आपने अभी जाना। इसकी जो रथ है, पताका है, सैनिक है, ये सब क्या बता रहे हैं? श्रेणी प्रमुख की समाज में प्रतिष्ठा क्या है, उसका पता चलता है। ठीक है, उसका पता चलता है। तो उत्पादन से लेकर बिक्री तक सारे कार्य एक ही स्थान पर, एक ही स्थान बहुत छोटा मत समझ लीजिएगा। आप लोग कई बार बहुत छोटे स्तर से सोचते हैं, एक बड़ा क्षेत्र कई किलोमीटर का क्षेत्र हो सकता है ना। मीन्स कि वहां पे जो भी अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का क्षेत्र है भी, तो वो वहां पर सिर्फ एक ही चीज का उत्पादन हो रहा है, एक ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है। कहने का तात्पर्य बस इतना है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। और जिस भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसका एक श्रेणी प्रमुख है, और उस श्रेणी प्रमुख के पास क्या है? रथ है, पताका है, सैनिक भी है। ये सब उसकी समाज में प्रतिष्ठा को बताते हैं। ठीक है, आमतौर पर जो शिल्पी होते हैं, काम करने वाले लोग, है ना, आमतौर पर जो शिल्पी होते हैं या दस्तकारी भी उन्हें कहते हैं, जो दस्तकारी होते हैं वो कैसे होते हैं? वंशानुगत। कैसे? वंशानुगत होते हैं। जैसे लोहार का बेटा लोहार बनता है क्योंकि वो अपने पिता से वो काम सीख लेता है। बढ़ई का बच्चा बढ़ई का ही काम करता है। कैसे? क्योंकि उसने अपने पिता से सीखा है, फिर आगे वो अपने बच्चे को सिखाएगा, फिर अपने बच्चे को सिखाएगा। तो ये क्रम जो चल रहा है ना, ये क्या है? वंशानुगत। तो आमतौर पर जो शिल्पी होते हैं वो क्या होते हैं? वंशानुगत हैं। इस समय पूर्व मौर्य काल में अगर हम अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हम पाएंगे कि वाराणसी बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, महान व्यापार केंद्र था इस समय। और आप अभी बहुत देर से सुन रहे हैं कि मुद्रा का प्रचलन, धातु मुद्रा का प्रचलन बहुत ज्यादा इस समय देखने को मिला है। व्यापारियों के द्वारा पहली बार किया गया और बड़े स्तर पर यहाँ पर किया गया है पूर्व मौर्य काल में। तो इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस समय पूर्व मौर्य काल को दूसरा नगरीकरण, क्या कहेंगे? दूसरा नगरीकरण कहते हैं। प्रश्न ये है कि अगर ये दूसरा नगरीकरण होगा, दूसरा नगरीकरण से तात्पर्य ये कि पूर्व मौर्य काल में आपने देखा महाजनपद काल कहते हैं ना, पूर्व मौर्य काल को महाजनपद काल कहते हैं। और महाजनपद के अंतर्गत आपने जाना महाजनपद काल में इस समय जो होता है उसमें 16 महाजनपद का उदय आपने देखा है। तो वो क्या है? दूसरा नगरीकरण है। नगरीकरण कब होगा? जब मुद्रा होगी, है ना, तभी नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो दूसरा नगरीकरण हम पूर्व मौर्य काल में देखते हैं। अब प्रश्न है ये है कि पहला नगरीकरण कब हुआ था? तो पहला नगरीकरण हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, ये सब जाने, ये सब क्या है? नगर हैं, बड़े बड़े। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे नगर नहीं होंगे, होंगे, बड़े बड़े नगर हैं ये, है ना। जैसे आज के समय में देखें तो 4 बड़े महानगरों की बात हम करते हैं, कौन से हैं? दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, है ना। ये क्या है? बड़े बड़े। समझ आ गया? बिल्कुल। तो इतिहास में प्राचीन दृष्टिकोण से अगर देखेंगे एंशियंट इतिहास को, तो पहला नगरीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है और दूसरा नगरीकरण पूर्व मौर्य काल में देखने को मिलता है। और जैन और बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए जहाँ भी जाते थे वहां पर रुकते थे। रुकने से सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे डेवलप होने लगी, उनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से फैला। तो नगरीकरण में और बढ़ावा मिला, व्यापारियों के कारण भी मदद मिली बहुत ज्यादा, धातु मुद्रा के प्रचलन से भी सहयोग मिला नगरीकरण करो। तो इस तरह से नगरीकरण बहुत अच्छे से इस समय देखने को मिलता है पूर्व मौर्य काल में। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रशासन की। प्रशासन या फिर राजनीतिक प्रशासन कह सकते हैं आप। हम 2 ही बातें इसमें जानने वाले हैं। क्या? एक तो सबसे उच्च स्तर पर कौन था? राजा। राजा इस समय क्या होता था? प्रथमतः युद्ध नेता होता था।
राजा और प्रजा का भेद हमने जाना था उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट हो गया था, है ना। तो जब आप पूर्व मौर्य काल में आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि राजा प्रजा ये सब एकदम और ज्यादा स्पष्ट होता जाएगा। प्रथमतः क्या होता था, युद्ध का नेता होता था जो अपने राज्य के लिए क्या करता था, विजय करता था। जैसे जैसे आपने देखा है हर्यक वंश के शासक बिंबिसार बिंबिसार को देखा है आपने, जिन्होंने अंग देश को क्या किया है, जीता है। और अजातशत्रु जिसने वैशाली और कौशल को जीता है, जीतकर मगध में मिलाया है। तो ये युद्ध नेता होते थे जो अपने राज्य के लिए विजय करते थे। वहीं ये उच्च स्तर पर कौन है, प्रशासन में राजा है। और निम्न स्तर पर जो सबसे निचला स्तर है दैट इज ग्रामांचल, वहां का प्रशासन कौन संभालता था, गांव के मुखिया के हाथ में होता था। गांव के मुखिया के हाथ में होता था। और गांव के मुखिया को कई अन्य नामों से पुकारा जाता है। आप कह सकते हैं इसके विभिन्न नाम हैं। क्या नाम है, ग्राम भोजक, ग्रामणी या ग्रामिक, ये आप देखने को मिलेगा। तो निचले स्तर का प्रशासन और उच्च स्तर का प्रशासन आपने देख लिया। राजा के नीचे महामात्र होते थे जो उनके राजा के आदेशों का पालन करते थे। और सबसे निचले स्तर पर आपने जान लिया। अब बात करते हैं सेना की। अगर आप सेना देखेंगे तो पूर्व मौर्य काल में सेना क्या थी, बहुत विशाल थी। पूर्व मौर्य काल की जो सेना थी वो बहुत ही विशाल थी। सेना बहुत विशाल थी। कैसे विशाल थी, कुछ अनुमान लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे सिकंदर ने जब पूर्व मौर्य काल में आपने जाना कि दो विदेशी आक्रमण हुए हैं, ईरानी और सिकंदर का आक्रमण, मकदूनिया या यूनानी आक्रमण, है ना। इसे हम अभी पढ़ने वाले हैं, थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे या अगले क्लास में इसे कवर करेंगे। सिकंदर आक्रमण के समय मगध के नंद वंश राजा के पास कितनी सेना थी, कुछ 20,000 घुड़सवार सैनिक। घुड़सवार समझते हैं, जो घोड़े को चलाते हैं, घोड़ा और उस पर जो सवार बैठा होता है, चलाता है, वो घुड़सवार। तो 20,000 घुड़सवार सैनिक और कुछ 2 लाख पैदल सैनिक। कब की बात हो रही है, पूर्व मौर्य काल की। तब 2 लाख पैदल सैनिक थे और कुछ 2,000 के आसपास 4 घोड़े वाले रथ। रथ में कितने घोड़े लगे हुए हैं, 4। और लगभग 6,000 हाथी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व मौर्य काल में सेना क्या थी, बहुत ही विशाल थी। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक आकलन करना था जो मैंने आपको बता दिया। सेना का भरण पोषण कौन करता था, राज्य करता था, जिसके लिए राज्य क्या करता था, कर लेता था, राज्य कर लेता था। ठीक है, सेना का भरण पोषण करने के लिए। वहीं हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे धर्म और दर्शन को, पूर्व मौर्य काल के धर्म और दर्शन को। क्या इस समय प्रकृति की पूजा होती थी, बिल्कुल होती थी। आपने उत्तर वैदिक काल में देखा था ना, प्रकृति की पूजा होती है, बिल्कुल होती थी। इस समय प्रकृति की पूजा होती थी। अच्छा, धर्म दर्शन की बात कर रहे हैं तो इसी समय पूर्व मौर्य काल में हम देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसी समय बौद्ध धर्म का उदय होता है और जैन धर्म का विकास, है ना। यह वास्तविक प्रचार प्रसार इस समय होता है।
तो क्या केवल 2 ही धर्म पूर्व मौर्य काल में संचालित थे? नहीं, इस समय कुछ लगभग 62 या 63 धर्म चल रहे थे, जिनमें से ये दोनों धर्म ही सरवाइव कर पाए, बच पाए। क्यों बच पाए? क्योंकि ये 2 धर्म ही क्या है? मध्यम मार्गी हैं, मध्यम मार्गी हैं। और उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, जिसमें हम देखते हैं कि वैदिक कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और लोगों पर बहुत अधिक आर्थिक दबाव बढ़ रहा था, उनकी बोझ पर दबाव बढ़ रहा था, जिससे परेशान थे, कहीं न कहीं बहुत अधिक ज़्यादा परेशान थे वो लोग। तो वो लोग जो है इस तरफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों ही धर्म किसकी बात करते हैं? कर्म कांडों की बात नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा वैदिक धर्म में कुरीतियां आ चुकी थी, जिससे धर्म को धर्म जो है आम लोगों को क्या करने लगा था? नुकसान पहुंचाने लगा था। जैसे कि आपने जाना 16 संस्कार हो गए, उनकी स्थापना बड़े पैमाने पर हुई। 16 संस्कार करना, संस्कार का तात्पर्य आप समझ ही चुके थे, एक तरह का फंक्शन करना। उसका अंतिम अंतिम रूप से बोझ किस पर पड़ेगा? आम लोगों पर। आपको ये समझना होगा अंतिम रूप से। जैसे 16 संस्कार में आप कह सकते हैं गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, जिसका अन्य नाम है चूड़ा कर्म संस्कार, है ना, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब क्या है? और इतने सारे जो 62 और 63 धर्म उस समय चल रहे थे, उसमें से केवल 2 धर्म ही अच्छे से अपना प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों के बीच अपनी को स्थापित कर पाते हैं, ठीक है? शेष जैसे धर्म उत्तर वैदिक काल में चल रहा था, वैसे ही चलता रहेगा। प्रभाव हमने क्या देखा यहाँ पर? बौद्ध धर्म का उदय हम देखते हैं, और जैन धर्म भी, जिसे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बहुत अच्छे से उनका जैन धर्म का क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं, जो कि वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के माने जाते हैं, ठीक है? इसी के साथ पूर्व मौर्य काल की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, जिसे हमने अच्छे से समझ लिया है, ये यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत जो 2 विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में। ओके, थैंक यू।